हो गया। तो तुम्हारा पिछले क्लास में हो गया था कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री एवं उसको प्रमाणित कर दिया गया है। और तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, इसका भी संरचना और प्रकाश अभिक्रिया और प्रकाश अभिक्रिया क्या होता है ये भी बता दिया है। बस ये छूटा तुम्हारा प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होता है और प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होता है। प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होता है? प्रकाश अभिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होता है? ग्रेना में। प्रकाश अभिक्रिया ग्रेना में। ग्रेना, अब ग्रेनम किससे मिलकर बनाता है? ग्रेनम से। ग्रेनम भी हो जाएगा। और ग्रेनम किससे बनता है? थैलेक्वाइड से। तो थैलेक्वाइड भी हो जाएगा। अब इसमें अगर ऑप्शन में तीनों रहे कि प्रकाश अभिक्रिया कहाँ पड़ते थे, किसमें मारोगे? यानी ये सबसे छोटी संरचना जिसमें तुम्हारा क्लोरोफिल पाया जाता है। अब बहुत सारे थैलेक्वाइड मिलता है तो बनता है ग्रेनम। ग्रेनम जब आपस में जुड़ता है तो बनता है ग्रेना। यानी अगर ऑप्शन में ये तीनों हो तो इसमें मारना, ये ना हो तो इसमें मारना, अगर ये भी ना हो तब ये इसमें मारना। और इसमें तुम्हारा ये भी आता है कि एक हरित लवक में कितने ग्रेना पाए जाते हैं। अच्छा, पिछले क्लास में क्या बताए थे? 30 से 40। पिछला क्लास में क्या बताए थे कि मतलब ये ना, एक ग्रेना में कितने ग्रेना पाए जाते हैं, ये नहीं बताए थे। एक ग्रेना में कितने ग्रेना पाए जाते हैं? 30 से 60। 30 से 60 ग्रेनम बोले थे। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन में क्या पूछा था? एक हरित लवक में कितने ग्रेना पाए जाते हैं। अच्छा, ग्रेना और ग्रेनम लगभग एक क्या है ना, मतलब देखो ऐसा वाला ये तुम्हारा एक पूरा क्या है, ये ग्रेनम है। तो इसी तरह का लमसम कितना ग्रेनम पाए जाते हैं एक हरित लवक में। इसलिए क्वेश्चन ये क्या रहेगा? ग्रेना, ग्रेना ने पूछा था एक हरित लवक में, तो एक हरित लवक में कितने ग्रेनम होते हैं? अगर लिखे हो तो उसको चेंज कर लो, ठीक। अगर एक ग्रेना लिखे हो ना, अगर आध रह जाएगा तो आध रख लो। ग्रेना रहे या हरित लवक रहे, क्या मारना? 30 से 60 ग्रेनम एक हरित लवक में। एक हरित लवक में कितने ग्रेनम होते हैं? 30 से 60। और एक नहरे हरित लवक में ही ये सब पाया जाता है, ग्रेना, ग्रेनम, थैलेक्वाइड भी। तो एक हरित लवक में कितने ग्रेनम होते हैं? 30 से 60। और एक ग्रेनम में कितने थैलेक्वाइड होते हैं? एक ग्रेनम में 20 से, ये तो पहले पीछे बताइए दिए हैं। तो फिर उससे गुना करो। एक हरित लवक में कितने थैलेक्वाइड? नहीं, ये सिर्फ एक ग्रेनम में पाते। ग्रेनम इतना है ना, तो इससे गुना करोगे। एक हरित लवक में इतने ग्रेनम और एक ग्रेनम में इतना थैलेक्वाइड, 20 से 40 थैलेक्वाइड। और प्रकाश अभिक्रिया का होता है ग्रेनम में, और एक है अप्रकाश अभिक्रिया। अप्रकाश अभिक्रिया का होता है एस्ट्रोमा। अप्रकाश अभिक्रिया ये कहाँ पर होता है? एस्ट्रोमा में। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पीठिका। अप्रकाश अभिक्रिया होता है एस्ट्रोमा में। इसी का हिंदी नाम पीठिका। अच्छा, बोला जाएगा ग्लूकोज का निर्माण प्रकाश अभिक्रिया में होता है या अप्रकाश अभिक्रिया में? अप्रकाश अभिक्रिया में होता है ना ग्लूकोज का निर्माण। इसमें ग्लूकोज कैसे होता है तुमको बता दें, फिर उतना विस्तार जाना है नहीं, बस अभी ये जानो जो पीछे बता दिया वो अभी पूछ रहे हैं हम। और प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण। अगर पूछे जल विघटित किस अभिक्रिया में, मतलब प्रकाश या अप्रकाश? प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है? जल विघटित होते हैं, जिससे ऑक्सीजन निकलते हैं। यानी क्या होता है इसमें? जल विघटित, जल विघटित। और इसमें अगर ये पूछा जाए तुमको, एक हो गया प्रकाश संश्लेषण के दौरान, अब ये छोड़ दो, प्रकाश और प्रकाश हो गया, तो इसका नाम भी है ना प्रकाश अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? हिल रिएक्शन।
ये प्रकाश अभिक्रिया को ही बोला था क्या, हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन या हिल अभिक्रिया ऐसे ही पूछा जाएगा। और अप्रकाश को अंधकार अभिक्रिया या केल्विन चक्र, इंग्लिश में पूछा जाता है केल्विन साइकिल, केल्विन चक्र, ये सब बता दिए हैं पीछे, ना रहे समझ इसमें ना। चलो ये सब अगर पूछा प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उपोत्पाद क्या होता है, ऑक्सीजन। उपोत्पाद क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसका मेन उत्पाद ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के बाद O2 भी निकलता है ना, CO2 प्लस, मतलब उत्पाद जो बनता है उसको उत्पाद बोलता है ना। तो मुख्य उत्पाद उसमें कौन है, ग्लूकोज ना, उसको छोड़कर जो बचा उसमें मुख्य बचता कौन है, तुम्हारा O2 बचता है ना, इसलिए उसको क्या बोलता है, उपोत्पाद। CO2 प्लस, इसके दौरान क्या बनता है, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल। तो इसमें बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है C6H12 प्लस 6O2 6, ये हो गया। अब ये अगर प्रकाश संश्लेषण के दौरान पूछा जाए उत्पाद तो बोलोगे ग्लूकोज, उपोत्पाद पूछा जाए तो O2। समझ में आएगा नहीं तुम्हें। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये जानना है कि हाँ एक देखो रंध्र भी बताए थे, यही हमको लग रहा था कुछ छूट रहे हैं, लेकिन तुम सब बोला नहीं, ये सब हो गया ना, समझ में आ गया ना। मतलब जल टूटता है रे, और प्रकाश अभिक्रिया में जल भी, हाँ प्रकाश अभिक्रिया में जल टूटता है किसमें है रे, H2O पर जब जल पड़ता है ये ऑक्सीजन में अलग होता है ना, तो ये बोल रहा है जल विघटित किस अभिक्रिया में होता है, प्रकाश अभिक्रिया में। अब पेड़ पौधे में तुम्हारा ये है रंध्र क्या होता है, वो छोड़ो बता देंगे। ये प्रकाश, ये अब हो गया तुम्हारा पेड़ पौधे में रंध्र। जानता रंध्र किसको कहते हैं, पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र पाए तो उसको क्या बोलते हैं, रंध्र या स्टोमाटा। यानी पत्ती में जो छिद्र पाए तो उसको रंध्र या स्टोमाटा बोला जाता है, और जो तना में पाए तो उसको वात रंध्र बोला जाता है। ये इंग्लिश में लेंटिसेल, यानी पत्ती में पाए जाने वाले छिद्र को रंध्र या स्टोमाटा, और वो तना में पाए जाने वाले छिद्र को वातरंध्र या लेंटिसेल। हाँ, और हाँ वातरंध्र, यानी पत्ती में पाए जाने वाले जो छिद्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रंध्र। और जो तना में पाए जाते हैं छिद्र उसको रंध्र, वातरंध्र। अब देखो, अब अगर पूछा जाए मुख्य रूप से गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा, लेकिन वातरंध्र के द्वारा भी होता है, इसमें बहुत कम मात्रा में। समझ में है ना। कभी कभी पूछ देता है कि गैसों का आदान प्रदान या पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए तो उसको क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। लेकिन तुम्हारे बोर्ड के लेवल में होता है, अगर रंध्र ऑप्शन में है तो वातरंध्र है, वो भी होता है। अगर लेकिन ध्यान रहे, अगर नन का ऑप्शन रहे, वातरंध्र ऑप्शन में रहे, तो किसमें मारना है, नन में ही मारना है, क्योंकि पत्ती। हाँ, लेकिन पूछा जाएगा पत्ती में जो छिद्र पाए तो उसको क्या बोलते हैं, वातरंध्र थोड़े न बोलते हैं, रंध्र न बोलते हैं। अगर ऑप्शन में नन दिखे तो नन मारना है, अगर ऑप्शन में नन ना रहे और रंध्र भी ना रहे तब वातरंध्र में मार देना है। ठीक है, ठीक है। चलो, अब रंध्र होता है क्या जानते हैं, ये पेड़ पौधा में जो पत्ती में होता है रंध्र द्वारा क्या होता है, रंध्र द्वारा ही, चलो ये पढ़ रहे हैं, इसमें वातरंध्र भी मुख्य रूप से रंध्र के बारे में बता रहे हैं। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, इसका कार्य क्या है, गैसों का गैसों का आदान प्रदान होता है, एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होता है, वातरंध्र, रंध्र और दोनों द्वारा, लेकिन मुख्य रूप से कौन, रंध्र। यानी
गैस अति वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत अच्छा, अगर इसको अलग अलग करके लिखो क्या लिखोगे? वाष्प प्लस उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। और पत्ती में जो जल का संतुलन बनाए रखते हैं वो कौन? रक्षक कोशिका ने, रंध्र। पानी का जो संतुलन बनाए रखते हैं वो रंध्र ही होता है। और समझा देते हैं अभी कैसे। अभी बस लिखो जल का संतुलन, यानी जल संतुलन का कार्य कौन करता है? रंध्र। अब जानते चलो। अब रंध्र, अब इसका आकार, जो रंध्र होते हैं द्वार कोशिका, रंध्र किस कोशिका से घिरे हुए रहता है? उसी को द्वार कोशिका बोलते हैं। तो द्वार कोशिका का आकार कैसा होता है? स्वयं के बीज के आकार या वृक्क बोले थे, लेकिन एक बीज पत्री में जैसे घास सब में जो आकार डंबलाकार होता है। चलो इसको पहले बनाते हैं। देखो हम बता, जैसे रंध्र बीच में होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये है रंध्र। और ये जो कोशिका, इस कोशिका क्या बोलते हैं? रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका, द्वार या रक्षक कोशिका। अब देखो रंध्र जब खुलेगा तभी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, यानी जब अगर ये रंध्र बंद रहेगा क्या इससे वाष्प पत्ती से निकलेगा? यानी यह रंध्र को खोलना और बंद करना यह कौन नियंत्रित करता है? रक्षक कोशिका। कुछ भी, चलो ये रक्षक कोशिका इधर लिखते हैं। नहीं समझ आ रहा है कि मंसूर? चलो देखो, जैसे कि देखो इसका आकार कैसा होता है? श्याम के बीज के आकार या वृक्क के आकार का, वृक्क के जिसको किडनी या गुर्दा बोलते हो उसके आकार का। और यही है किसके लिए? अधिकतर पौधे में से, लेकिन घास जैसे पौधे एक बीज पत्र में क्या होता है? ये डंबलाकार होते हैं। डंबलाकार समझते हो ना? हाँ, वो बॉडी सब बनवे ना। ये द्वारक कोशिका का जो आकार होता है ना, ये द्वारक कोशिका, इसका आकार होता है स्वयं के बीज की तरह, वृक्क की तरह। डंबलाकार भी उसी देखो, हाँ दोनों इसी का। ये मतलब एक बीज पत्री जिसे घास सब है, दोहड़ी सब जो होता है उसमें जो ये पाया जाएगा छिद्र किस आकार में? डंबलाकार में। और बड़े पेड़ पौधे सब में उसमें स्वयं या स्वयं बीज के आकार या वृक्क के आकार का होता है। हाँ एक के का है, नहीं समझ रही है? अगर तुमको सीधा ये पूछा ना जाता है इसमें, तुमको सिंपल ये पूछा जाए स्वयं कि द्वार कोशिका का आकार कैसा होता है, क्या बोलेगा? स्वयं के बीज के आकार का। और ये द्वार कोशिका का कार्य, द्वार कोशिका का दूसरा नाम क्या? रक्षक कोशिका या गार्ड कोशिका। द्वार रक्षक या गार्ड कोशिका। अब ये कार्य क्या करते हैं? इस रंध्र को, अब देखो अगर ये द्वार कोशिका आपस में से जुड़ा रहे तो रंध्र तो बंद है, फिर जब ये हटेगा तो रंध्र खुलेगा ना। यानी रंध्र को बंद करना और खोलना ये कौन नियंत्रित करता है? रक्षक कोशिका। यानी रंध्र को खोलना व बंद करना। खोलना या बंद करना किस पर नियंत्रित होता है? रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका पर। और ये होता है कि अधिकतर पेड़ पौधे का जो होता है रंध्र कब खुला रहता है और कब बंद रहता है? दिन में खुला और रात में बंद। क्या होते हैं? दिन में खुला होता है और रात में बंद। इतना हो गया। अब है कि अब ये वाष्पोत्सर्जन में कौन रंध्र सहायक होते हैं? और वाष्पोत्सर्जन बताए थे कैसे होता है? और ये होता है, अच्छा कब खुलता है? चलो ठीक है, दिन में खुलता है रात में बंद होता है।
दिन में ही क्यों खुलता है, रात में बंद क्यों होता है अधिकतर पौधे में? इसको इसका रीजन है किसी को पता? हम बताए हैं क्लास में, दिन में ही क्यों खुलता है। सबसे पहला ये बात जान लो, खुलता है कैसे? जब ये उसका क्या होगा, ये द्वार कोशिका है, इसमें जब पानी भर जाएगा, पानी जब भरेगा तब ये क्या होगा, ये यानी ये क्या होगा, कोशिका पानी से भर जाएगा। कौन? ये जो रंध्र है, ये रंध्र जब पानी से क्या होगा, भर जाएगा। पानी भरने पर जब पानी, फिर ये क्या होगा, इससे पानी निकलेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नहीं लगना है कि जब दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है फिर ये पानी भरता है कैसे? तुमको ऐसा, हाँ ऐसा होना चाहिए कि ये रात में बंद होना चाहिए कि रात में प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, पानी निकलेगा नहीं, तो फिर ये रात में बंद होना। और वो देखो समझो, ये दिन में खुला रहता है ना, और ये खुलने का कारण क्या, पानी भर जाता है। हम एक जब पानी जो भरना है कि रात में तो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, फिर रात में पानी भरना चाहिए, दिन में क्यों भर जाता है? यानी प्रकाश संश्लेषण के कारण ही इसमें पानी भी भरता है। अब वो कैसे, और तुम भी हाँ क्या कि देखो पहले ये सिंपल, अगर इसमें कोई पौधा वो क्या कर रहा है, यानी जड़ द्वारा पानी ले रहा है और उसमें सिंपल जैसे चल रहा है, जैसे उसमें वाष्पोत्सर्जन होता है ना, पानी क्या करते हैं, खींचता है उसको तेज करता है। कौन? सूर्य के प्रकाश वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही। समझ नहीं आ रहा है कुछ भी? चलो ठीक है, जैसे मान लो ये है पौधे, ये है पत्ती। अब इसमें जब इसमें वाष्पोत्सर्जन, मान लो ये क्या है, रंध्र, ठीक, यहाँ ये रंध्र है। अब ये इस पर कितना बोले थे, अगर 100 अणु जल का जा रहा है तो लमसम क्या होता है, 90 अणु बाहर वाष्प बन के निकल जाता है, यानी 10 अणु बचा, 10%, यानी 10 अणु बचा ना। अब ये 10 अणु बचा, देखो पहले ये सिंपल, जब इसको खींचा यहाँ, जैसे खींचता है ना, अब इसको फिर से जल का जरूरी होगा, फिर से यहाँ से जाता है, फिर ये क्या करता है, प्रकाश इसको वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से खींच लेता है। अब यही जब खींचता है, इसी कारण जल इसको यहाँ पहुंचाना होता है, इसके कारण यानी प्रकाश इस पर बल लगा रहा है, एक तरह से बले लगा रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है, इसके कारण जड़ से और अधिक पानी जाता है। रात में तो होता है प्रकाश संश्लेषण, रात में तो होता है ना कि उसको पानी इस पर कोई बल लगा रहा है, पानी इसको खींच रहा है, इसलिए रात में धीमी क्रिया होता है और वहां रात में रंध्र बंद रहते हैं, यानी रात में इसका क्या होता है, कोशिका पानी से भरता नहीं है। लेकिन दिन में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होता है जिसके कारण क्या होता है, पानी तेजी से ऊपर जाता है, उसके कारण ये भर जाता है। जैसे ये भरता है, फिर ये पूरा भरता है, फिर खुलता है, फिर खुला, फिर जब पूरे पानी निकलेगा फिर ये बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा, इससे होते रहता है। यानी सामान्यतः पेड़ पौधे में क्या होता है, दिन में रंध्र खुलता है क्योंकि पानी उसमें भर जाता है, और रात में क्या होता है, वो बंद होते हैं। इसमें और कुछ है, द्वार कोशिका, द्वारा कोशिका, रक्षक, नहीं समझ आया कि नहीं से? किसी को नहीं समझ आया? खाली छापने में नहीं रहना, समझना भी है। समझ में आया सबको? चलो अगर समझ में आया तो तुमको बाद में समझाएंगे, तब अभी रहने दो। रंध्र को खोलना व बंद करना कौन नियंत्रित करता है? रक्षक कोशिका। ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ पौधे जो पत्ती होता है, रंध्र को खोलना एवं बंद करना वो कौन नियंत्रित करता है? और दिन में रंध्र खुला रहता है और रात में रंध्र बंद रहता है ये। और रंध्र का आकार कैसा होता है? रंध्र का ये द्वार कोशिका, द्वार कोशिका का आकार स्वयं के बीज के आकार। और जल संतुलन का कार्य कौन करता है? रक्षक कोशिका या रक्षक कोशिका या रंध्र? रक्षक कोशिका तो सिर्फ इसको मतलब नियंत्रित रंध्र कौन करता है, लेकिन वो जल को कौन नियंत्रित करता है? यानी जल का संतुलन रंध्र ही बनाए रखता है। हाँ, द्वार कोशिका है ये संरचना है द्वार कोशिका। अब मानो ये क्या है, रंध्र का। अगर ये आपस में इसे सटा रहेगा तो रंध्र तो चलो वो चलो अगर चलो इसमें अगर ये ऐसे हाथ रहा पहले था ना, कुछ ऐसे नहीं पता चल रहा है। अगर ये ऐसे होगा तो मतलब मान लो अगर ये खुला फिर ऊपर हो रहा है, अब इसके कारण देखो गैप, पहले ऐसे गैप नहीं ना, फिर जब ये खुलेगा तो गैप नीचे बन रहा है, यानी रंध्र खुल रहा है ना। इसी कारण बोलते हैं जब इसमें पानी होता है ऐसे रहता है, जब इसमें पानी मतलब पानी नहीं रहता है उतना तो ऐसे रहता है, जब इसमें पानी भर जाता है तो ये धीरे धीरे इसे फैलता है। देखो रंध्र बन रहा है ना,
उसमें भी यही होता है, जैसे पानी भरता है ये खोलता है, फिर इससे पानी निकलता है, फिर पानी निकलता है, फिर ये बंद होता है, बस यही क्रिया चलते रहता है। और सामान्यतः पेड़ पौधे में दिन में रंध्र खुला एवं रात में रंध्र बंद। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें इसका उल्टा होता है, जैसे मरुद्भिद पौधा। मरुद्भिद पौधा मतलब क्या होता है? मरुद्भिद का मतलब हो कि जहां पर पानी की कमी हो। जैसे अपवाद में है मरुद्भिद पौधा, मरुद्भिद पौधा मुख्य रूप से कौन? कैक्टस या नेपेंथिस, उसी को बोलते हो। कैक्टस या नेपेंथिस। नेपेंथिस। अब इसमें क्या है, इसका उल्टा होता है इसमें क्या कि देखो, इसमें मरुद्भिद पौधा यानी यहाँ पर ये होता है कहाँ पर है? जहाँ पर जल की कमी। सब उतारने मत रो, नहीं आएगा कुछ समझ में, मत होशियार बनो जब बोल रहे हैं तो। मतलब मरुद्भिद का मतलब जल की कमी, ये वहां पर होता है जहाँ पर पहले से क्या हो, जल की कमी हो। अगर जब इसके जैसा होने लगे इसमें, देखो फिर तो जल पूरा खत्म हो जाएगा। अगर प्रकाश संश्लेषण में अगर इसका मान लो दिन में इसका छिद्र क्या रहा, रंध्र खुला रहेगा, तो इसमें तो एक तो पहले से पानी कम पाया जाता है, उसके बाद इसमें और अगर तेज वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अगर फिर तो गए खत्म हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या होता है, और इसमें जो होता है किसी किसी पौधे में देखते, जैसे कभी कैक्टस का उदाहरण लीजिए, जो कि घर सब में देखते हो कांटा वाला पौधा होता है ना, वो किसका उदाहरण? वही ना, नेपेंथिस या कैक्टस। वो सामान्यतः होते कहाँ पर है? यानी जहाँ पर पानी की कमी होता है। और वो कांटा का निर्माण क्यों होता है? पानी, यानी वो खुद से हाँ कम हो। और इसमें जो पौधा होता है जिसमें नेपेंथिस है, इसका क्या होता है, रात में रंध्र खुला रहता है। क्या मतलब, काहे से खुला रहा? ये जरूरी नहीं है उसको पानी ज्यादा मिलेगा खराबे हो जाएगा सब पे, अब उतना भी नहीं। कहने का मतलब ये होता कहाँ पर है? वैसे अगर अपने से अथी करते तो कहीं पर क्यों नहीं होता है, उसमें होता है ना। तो मतलब वो अपने जैसे का अपना देख लो, कहीं कहीं पर कोनो कोनो पेड़ पौधा उग जाता है, लेकिन वो जब नेपेंथिस ऐसा सब है, वो हमेशा जहाँ पर पानी की कमी होगा जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में वो अपने से आएगा। वैसे अपना से लगाओगे तो फिर तो अलग बात है। फिर इसलिए ना वर्षा पड़ेगा सूख खाया जाएगा। अब वर्षा पर हो सकता है अगर ज्यादा पानी उसमें दे दो, फिर वो उतना वो रूप उतना चेंज नहीं कर, जैसे कांटा सब का निर्माण हो जाता है ना, वो कांटा का निर्माण करता है किस लिए? पानी को बचाने के लिए। अब ये नहीं समझना उसमें पानी मिलेगा ज्यादा तो खराब हो जाएगा, ये नहीं जरूरी है। ठीक, ये समझ आया। चलो, ये रात में क्या होता है, मरुद्भिद पौधा का रंध्र खुला हुआ। अच्छा ये बताओ, अगर जब रंध्र बंद रहेगा क्या गैसों का आदान प्रदान होगा? गैसों का आदान प्रदान होगा? नहीं। जब रंध्र, अब ये रंध्र बंद का मतलब ये नहीं समझो पूरा पूरी बंद रहता है। ये जैसे रात, मान लो रात में बंद होता है, अगर तुम कहोगे जब ये रात में बंद है तो इसका मतलब रात में तब गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा, ये नहीं बोलोगे। जब ये बंद है फिर गैसों का आदान प्रदान होगा कैसे? बंद का मतलब ये जरूर है कि पूरा बंद रहेगा, मतलब उससे मतलब कुछ मात्रा में फिर भी गैसों का आदान प्रदान हो सकता है। ये बंद का मतलब, बस यहाँ बंद का मतलब किससे जोड़ा जा रहा है इसको? वाष्पोत्सर्जन से। और ये रंध्र से कब बंद होता है, तब कब खुलता है। और ये क्या है, मरुद्भिद पौधा में रात में रंध्र खुलता है। जब रात में रंध्र खुलता है तो ये क्या करता है, पौधा CO2 ग्रहण कर लेता है। CO2 ग्रहण करता है। अब तो रात में तो इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण कब होगा? जब प्रकाश मिलेगा तभी नहीं। तो जब ये CO2 ग्रहण कर लेता है तो CO2 क्या करता है, एक उत्पाद बनता है। यानी जैसे CO2 ग्रहण किया तो एक उत्पाद बनता है, जिसको क्या होता है, मध्यस्थ उत्पाद। बताया थे, मध्यवर्ती या मध्यस्थ उत्पाद। मध्यस्थ या मध्यवर्ती उत्पाद, वो क्या है? भूल गए हो सब? मैलिक अम्ल या ऑर्गेनिक अम्ल। मध्यस्थ, हाँ लिखाए हैं, वही बोले नहीं तो। मध्यस्थ या मध्यवर्ती उत्पाद क्या है? मैलिक अम्ल। अब ये करता क्या है, क्या? अब देखो, अब ये मैलिक अम्ल या ऑर्गेनिक अम्ल, ये मैलिक अम्ल क्या क्या करता है? ये रात में जो CO2 ग्रहण किया ना पौधा,
उसको ये क्या करता है, संग्रहित करके बचा के रखता है कि फिर इसको इसी CO2 का सुबह में किस यानी जब प्रकाश मिलेगा तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण हो सके, इसलिए यानी CO2 को संग्रहित करके कौन रखता है, मैलिक अम्ल। और मैलिक अम्ल क्या मध्यस्थ उत्पाद है। फिर जब इस पे चलो फिर इस पर जब प्रकाश पड़ता है किस पर, मरुद्भिद पौधा पर। अब वो जो रात में क्या क्या था, CO2 को ग्रहण किया था ना, क्या क्या था, CO2 को ग्रहण किया था। अब उसी CO2 के द्वारा इसमें क्या होगा, उसी CO2 के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण होगा फिर क्या होगा, ग्लूकोज का निर्माण। और तुमको ये क्वेश्चन में था कि CO2 जैसे कि रात में CO2 ग्रहण किया मैलिक अम्ल के रूप में, मतलब मैलिक अम्ल इसको संग्रहित करके रखा, फिर ये CO2 द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है किसमें, केल्विन चक्र। इसमें कोई कंफ्यूजन है, केल्विन चक्र। अच्छा, वास्तव में ग्लूकोज का निर्माण किसमें होता है, प्रकाश और अप्रकाश में। अप्रकाश है ना विक्रिया, उसी को केल्विन चक्र नहीं बोलते, ये बोलते हैं मरुद्भिद पौधा क्या करता है, CO2 के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। केल्विन चक्र के दौरान क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण। हाँ, केल्विन चक्र के माध्यम से। और वो लेकिन वो बिना प्रकाश अभिक्रिया थोड़े न होगा, वो जो NADPH इस सब में लगता है कहाँ से आता है, प्रकाश अभिक्रिया से। अब इसमें वो प्रकाश अभिक्रिया का NADPH ATP जुटेगा तभी ये बनता है, उस पर भी ध्यान रखना है। केल्विन से अप्रकाश अभिक्रिया नहीं समझा, अरे अप्रकाश अभिक्रिया नहीं बता, अभी तुरंत बताए ना। अप्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है कि देखो, प्रकाश अभिक्रिया में जल टूटता है रे, ऑक्सीजन बनता है उससे, फिर तुम्हारा प्रकाश अभिक्रिया में CO2। अब जो प्रकाश अभिक्रिया के द्वारा NADPH ATP जो निर्माण होता है, CO2 प्लस NADPH प्लस ATP, ये तीनों रिएक्ट करके तब ग्लूकोज बनता है। अब उस दोनों को मिलाते हैं तब तुम्हारा क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। चलो अगर ये ये शॉर्ट में लिख दिए, लेकिन ये याद नहीं भी रखना चल सकता, लेकिन पूछ दिया तो इसका कोई गारंटी फिर है नहीं, ठीक, इसलिए इतना बता दिए। जैसे कि रात में CO2 क्या क्या मैलिक अम्ल के रूप में इसको संग्रहित करके रखा CO2 को। अब जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, यही CO2 क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या CO2 आवश्यक होता है या नहीं, अब प्रकाश संश्लेषण करेगा ना। अब इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, तो उसको क्या बोलोगे, उत्पाद बोलते हैं, अंतिम उत्पाद या प्राथमिक उत्पाद, इसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ एक कंफ्यूजन नया आ गया, जब अंतिम उत्पाद हो फिर प्राथमिक कैसे हो गया, नहीं बुद्धिमान होंगे, यानी मध्यस्थ उत्पाद या मैलिक अम्ल और अंतिम उत्पाद, यानी रात में ये बना, फिर ये सुबह में जब प्रकाश पड़ा वो क्या बनता है, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, अंतिम उत्पाद या अब कोई बताओगे प्राथमिक उत्पाद क्यों बोला गया, वो नया। और मेन इसका है कि मेन उत्पाद प्रकाश संश्लेषण का मेन उत्पाद क्या है, ग्लूकोज नहीं, इसलिए प्रकाश भोजन है मेन ग्लूकोज है, और उसके किसी भी पौधे के लिए तो भोजन बहुत जरूरी होता है, इसलिए ये सभी पौधे में भोजन किस रूप में जमा होते हैं, ग्लूकोज के रूप में जमा, मतलब बनता ग्लूकोज है, इसलिए इसको क्या अंतिम उत्पाद या प्राथमिक उत्पाद बोला गया। समझ में आ गया इतना। नहीं झलकता है यहाँ, ये दिख रहा है, चलो ये नीचे दिख रहा है, चलो चलो ये जो ग्लूकोज या केल्विन से ग्लूकोज बना, इस ग्लूकोज को क्या बोला जाता है, अंतिम उत्पाद या प्राथमिक उत्पाद। चलो इतना तक आ गया समझ में। अब तुम्हारा इतना है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कोई भी पौधा ग्रहण क्या करते हैं, CO2, छोड़ते क्या है, O2। हाँ, ये प्रकाश संश्लेषण पूछा जाए क्या बोलोगे, CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। अगर पूछा जाए जीव जंतु प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं, होते हैं, क्यों नहीं होता है, यानी लवक नहीं पाए जाते हैं, उतार रही थे। चलो शुरू कौन सी वाला, क्लोरोफिल। हाँ, तो फिर ये भी करेगा प्रकाश संश्लेषण, तो क्लोरोफिल कहाँ से पाया जाएगा, पहले तुम इतना बता दो। जैसे युगलिना,
लिग्निनस क्या बोला जाता है? पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। चलो इसमें और कुछ है तुम्हारा, ये श्वसन है ना बच्चा। चलो ये जीव जंतु में श्वसन तो समझते हो। श्वसन क्या कहते हैं? ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है वही श्वसन न कहलाता है। C6H12O6 प्लस O2 बराबर क्या बनता है? H2O प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। ये किसमें है? जंतु में है ना। चलो अब देखते हैं कहां पर क्या लगेगा इसमें। चलो इसमें देखो H कहता है 12, उधर 6 लगेगा यहाँ। चलो यहाँ भी 6 लगा, लगभग हो गया था ऐसा। अब देखो कहते हैं श्वसन के दौरान ग्रहण क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। समझना गया ना। श्वसन के ये है जंतु में। अब पेड़ पौधे में, अगर पेड़ पौधे में पूछा तो श्वसन के दौरान पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते क्या छोड़ते, इसमें विद्यार्थी का दिमाग खराब। या तो बोलेगा पेड़ पौधा श्वसन करवे नहीं करता है, या तो बोलेगा उस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। श्वसन के दौरान चाहे पेड़ पौधा हो या जीव जंतु ग्रहण क्या करते हैं? ऑक्सीजन। अब देखो प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का, C6H12O6। अब देखो इसमें अब जो भोजन एक जगह दूसरे जगह जाता है, क्या वैसे तो उसको ऊर्जा की भी तो जरूरत होता है ना। अब ये जिससे रिएक्शन करेगा कुछ ऊर्जा बने, ये थोड़े ना कि डायरेक्ट अब ये भोजन किया जिससे ये भोजन किया जाता है। अभी ये तुमको पिछले क्लास में था ना पेड़ पौधा, जिससे कि ये क्या करता है? बनता ग्लूकोज, स्थानांतरित सुक्रोज और संग्रहित स्टार्च। और फिर जब ये मान लो कि जब इसका मान लो स्टार्च के रूप में ये क्या है? संग्रहित। जब अब इसका आवश्यक पड़ेगा फिर सुक्रोज के रूप में एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक जाएगा, फिर वहां जाने के बाद ये ग्लूकोज बन जाएगा। अब ग्लूकोज बन जाए फिर ये क्या होगा? जब ग्लूकोज बनेगा और वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित होगा, ग्लूकोज इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाएगा जल, फिर यही क्रिया से 6CO2 प्लस ऊर्जा। अब इसी ऊर्जा से पेड़ पौधा भी अपना कार्य करते हैं। तो देखो ये ग्रहण क्या किया? O2, और ये मुक्त क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अब समझ में आ गया ना। चाहे पेड़ पौधा हो या जीव जंतु श्वसन के दौरान ग्रहण क्या करते हैं? O2। अब ये है कि ये क्वेश्चन पूछा था क्या पेड़ पौधा श्वसन करते हैं? चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन 1 दिन में, ऑप्शन बी रात में, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन। सिर्फ दिन में, रात में प्रकाश संश्लेषण होता है। दोनों मतलब कुछ भी। चलो दिन में यानी प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए पेड़ पौधा श्वसन करते हैं, ऑप्शन 1 दिन में, ऑप्शन बी रात में, ऑप्शन सी हमेशा, ऑप्शन डी नन। हाँ ये नहीं बोल देना कि दिन में प्रकाश संश्लेषण करता है तो दिन में वो श्वसन नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें क्या होता है? श्वसन हमेशा होते रहता है। तो और एक भी ये क्वेश्चन पूछा, ये तो बोला जाता है कि रात में पेड़ पौधे के नजदीक नहीं सोना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्यों? चलो ठीक है। तो अगर ये बोलते ठीक है तो रात, अगर ये जब ये क्या होता है? श्वसन हमेशा होता है ना। जब श्वसन हमेशा होता है तो दिन में यानी श्वसन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये जब दिन में छोड़ता है यानी हमेशा तो समान रूप से, ये थोड़ा है कि रात में अधिक श्वसन होने लगता है दिन में कम, हमेशा समान रूप से ही होता है। फिर ये दिक्कत क्या है कि मतलब रात में ही पेड़ पौधा के नीचे नहीं रहना चाहिए। एक साथ नहीं, धीरे से कोई एक बोलो। नहीं जरूर नहीं। चलो ठीक, रुक जाइए। ये प्रकाश संश्लेषण हमेशा होता है ना दिन में सिर्फ। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? O2 मुक्त होता है ना। अब ये देखो जब O2 मुक्त होता है श्वसन के दौरान CO2 मुक्त होता है। श्वसन के दौरान जब अगर दिन में क्या होगा? श्वसन होगा
जब वो CO2 मुक्त करेगा उस CO2 का तो लगभग भाग तो फिर से वो प्रकाश संश्लेषण में वो उपयोग कर लेगा इस CO2 का। ये समझो, जब ये CO2 श्वसन के दौरान CO2 छोड़ता है ना, इस CO2 का अधिक भाग प्रकाश संश्लेषण में कार्य में आ जाएगा ना, उपयोग में। इसलिए दिन में पेड़ पौधा के नीचे रहने से कोई दिक्कत नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो CO2 श्वसन के दौरान छोड़ता है उस CO2 का वो पुनः क्या करता है, वो उपयोग कर लेता है, अधिक मात्रा में उपयोग कर लेता है। यही जब रात में होगा, रात में प्रकाश श्वसन तो हमेशा होगा लेकिन प्रकाश संश्लेषण रात में होगा नहीं। अब जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ये जो CO2 छोड़ा, अब इस CO2 का उपयोग कहाँ करेगा? कोई उपयोग है नहीं, फिर ये बाहर आ गया। इसलिए बोला था रात में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। हाँ, और ये जो बोला था कि कौन सा पेड़ पौधा जो कि रात में खाली ऑक्सीजन छोड़ता है, दिन में खाली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कुछ है नहीं। बस समझना ये है कि क्या होता है, ऑक्सीजन ये छोड़ता है लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है उसमें, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड रात में अधिक छोड़ता है। यानी वास्तव में क्या, वो दोनों समय समान ही रूप से छोड़ते हैं, बस प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसका उपयोग वो पुनः कर लेता है। खत्म। समझ में आ गया इन सबको?